Good morning students, myself Sachin Rana, PGT Mathematics and this video is brought to you by Emden Senior Secondary School Kalaya। तो आज हम 11th क्लास में मैथ्स में जो चैप्टर 7 है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, इसमें परम्यूटेशन टॉपिक है ये कर रहे हैं। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें हमने परम्यूटेशन के जो जनरल क्वेश्चन थे विच वर बेस्ड ओनली अपॉन द फॉर्मूला ऑफ द परम्यूटेशन, ठीक है, वो हमने किए थे। तो आज हम उसकी कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम जो प्रैक्टिकली आप एक मान के चलिए सिचुएशन बेस्ड होंगे। ठीक है, वो आपको करने हैं एंड ऑल द क्वेश्चन विल बी बेस्ड ओनली ऑन अपॉन द परम्यूटेशंस। तो सबसे पहले तो मैं सजेस्ट करूँगा जिस भी बच्चे ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है वो बच्चा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से जाकर प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, और ज़रूर देखें आप, वरना फिर लिंक नहीं बन पाएगा और आपको हो सकता है दिक्कत आए आज की वीडियो समझने में। ठीक है, तो चलते हैं कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स कैन बी worn इन 4 फिंगर्स विथ एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर। टोटल फिंगर कितनी है? 4। सॉल्यूशन देखते हैं पहले इसकी। फिंगर्स कितनी है? 4 है और रिंग्स कितनी है? 3 है। 4 फिंगर है और 3 रिंग है। तो क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज 3 डिफरेंट रिंग्स, 3 डिफरेंट रिंग है, कितने तरीके से उन 3 डिफरेंट रिंग्स को कैन बी worn पहना जा सकता है इन 4 फिंगर्स, 4 उंगलियों में। मतलब 3 रिंग है और 4 उंगलियों में आपको पहनना है उनको, विद एट मोस्ट 1 इन ईच फिंगर, ज़्यादा से ज़्यादा एक, मतलब कि एक फिंगर में एक ही आ सकता है, मैक्सिमम एक आ सकता है। ठीक है, अब देखिए फिंगर कितनी है? 4, रिंग्स कितनी है? 3। तो सबसे पहले तो आपको देखिए करना क्या है, हमें 3 डिफरेंट रिंग्स हैं जो वो पहननी है 4 फिंगर, 4 फिंगर्स में। ठीक है, अब एक बात देखिए, जो 4 फिंगर हैं इसका मतलब हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स मान सकते हैं कितने हैं? 4 है, फिंगर 4 है। अब आपको उनमें से जो 3 रिंग्स हैं, ठीक है, उनको अरेंज करना है। मतलब 4 ऑब्जेक्ट हैं जिसमें से आपको 3 स्पेस हैं, जो 3 रिंग्स हैं उनको अरेंज करना है। तो 4 में से यू हैव टू अरेंज, मीन्स यू हैव टू फाइंड द परम्यूटेशन ऑफ 3। तो 4 में से 3 अगर आपको परम्यूटेशन निकालना है, अरेंजमेंट निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगता है? 4p3। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? 4p3। क्योंकि आपके पास जो टोटल है कितने ऑप्शन है? 4 है, 4 उंगलियां है ना। तो आप में से क्या करना है, उन 4 उंगलियों में आपको क्या करना है? 3 रिंग्स को अरेंज करना है। ये तो है 3 डिफरेंट रिंग्स हैं वो पहननी है 4 फिंगर्स में। मतलब 4 उंगलियां हैं, इन 4 उंगलियों में 3 जो रिंग्स हैं वो अरेंज करनी है। मतलब 4 स्पेस हैं, इसमें आपको 3 को अरेंज करना है, 3 में अरेंज करना है। तो जो NP/NPR फॉर्मूला होता है उसमें यही तो होता है कि n नंबर ऑफ थिंग्स हैं, n नंबर ऑफ स्पेसिस हैं, उसमें आपको अरेंज करना है कितनों को? 3 को करना है। ठीक है, तो 4p3। NCR का फॉर्मूला आपको पता ही, सॉरी NPR का फॉर्मूला पता है क्या होता है? NPR होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस फॉर्मूले से जो 4p3 बन जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 4 3 2 1 अपॉन 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल 1, 24 आ गया।
ठीक है, समझ में आ गया? एक बार फिर से बता देता हूँ। देखिए, आपको 4 उंगलियों में 3 रिंग्स को अरेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, जब 3 रिंग्स को अरेंज करना है, इसका मतलब आप सोच के चलिए कि आपको 3 फिंगर्स को अरेंज करना है। 4 में से 3 को ही तो अरेंज करना है, क्योंकि जब 3 जो रिंग्स आएंगी वो या तो मान लीजिए 4 फिंगर्स हैं, या तो ये 3 हो सकती हैं, या हो सकता है ये 3 हो, या हो सकता है ये ना हो, ये 3 हो। तो एक टाइम पे तो 3 ही फिंगर यूज़ होंगी। तो आपको क्या करना है, इन 4 फिंगर्स में से, 4 उंगलियों में से 3 को अरेंज करना है कि 3 कौन कौन सी हो सकती हैं। तो वही तो होता है 4p3, 4 में से कितनों को अरेंज करना है, 3 को। तो 4 में से 3 के अरेंजमेंट बताने हैं कौन कौन से हो सकते हैं। हो सकता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हो सकता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ हो सकता है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ हो, ऐसे बताना है 4 में से 3 का। तो इसलिए हमने लिखा 4p3। समझ में आ गया? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं जरा क्वेश्चन एक। देखिए क्वेश्चन ये है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू। 6 पर्सन है, ठीक है, कितने तरीके से वो एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ देखिए, आपको ये तो है नहीं कि उनमें से एक को खड़े करना है, 2 करना है, 3 करना है, हमें 6 के 6 को अरेंज करना है। जब खड़े होंगे, जो अरेंजमेंट बनेगा उसमें 6 के 6 होंगे। हो सकता है वो 1 से लेके 6 तक हो जाए, मान लिया हमने उनको टोकन दे दिया 1 से लेके 6 तक। हो सकता है 1 से लेके वो मतलब असेंडिंग ऑर्डर में खड़े हो जाए, 1 2 3 4 5 6। या हो सकता है पहले 6 हो, 5 4 3 2 1 ऐसे हो जाए, या पहले इवन आ जाए 2 4 6, उसके बाद और शुरू हो जाए, या अल्टरनेट हो जाए 1 3 5 फिर 2 4 6, ऐसे कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारे पास टोटल कितने पर्सन हैं, 6 पर्सन टोटल है, और हमें अरेंज कितनों को करना है, 6 को ही तो करना है अरेंज। जितने हैं उन सबको अरेंज करना है। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल पर्सन 6 है। और उसने ये तो नहीं बोला ना कि 6 पर्सन जहाँ हमें 2-2 के ग्रुप बनाने हैं, 2-2 को अरेंज करना है। उसने क्लियर बोला है, इन हाउ मैनी वेज कैन 6 पर्सन स्टैंड इन ए क्यू। 6 पर्सन एक रो में, एक लाइन में खड़े हो सकते हैं। तो खड़े तो 6 के 6 ही होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हमें 6 में से कितनों को अरेंज करना है, सभी को अरेंज करना है, 6 को। तो पर्सन्स टू बी अरेंज्ड, कितनों को अरेंज करना है, 6 को अरेंज करना है। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 6p6, 6p6। 6 में से 6 को करना है अरेंज, कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल होता है 1। तो कितना आंसर आ गया, 6 फैक्टोरियल आंसर आ गया। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं, 6 5 4 3 2, ठीक है, 720 आ गया। तो 720 जो है, इसका मतलब इतने 720 तरीके हैं उन्हें अरेंज करने के, ठीक है। तो एक एक करके तो ऑब्वियस हम बना नहीं सकते थे ना तरीके, 720 तक कौन काउंटिंग करता। तो इसलिए ये फॉर्मूले बने हैं, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन परम्यूटेशन। ये तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। तो 6 अरेंज करने हैं, हमें देखना है अरेंजमेंट कैसा हो सकता है। हो सकता है पहले क्या क्या पॉसिबिलिटी है, पहले हम असेंडिंग में लगा दें, फिर डिसेंडिंग में लगाएं, या फिर इसको पहले रखें, उसको पहले रखें, दूसरे को पहले रखें, ऐसे लगा सकते हैं। हाइट के अकॉर्डिंग लगाएं, जैसे भी लगा सकते हैं। तो हमें ये बताना था कि मैक्सिमम कितने तरीके हो सकते हैं। तो ये मैक्सिमम तरीके आ गए जी 720, इससे ज़्यादा हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो ये फॉर्मूले की वजह से ही तो निकल पाया, वरना तो इतना टाइम लग जाता, पूछो मत। तो ये तो 6 हैं, मान के चलो और बढ़ा दिया, 10 कर दिया, तो 10 फैक्टोरियल और ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो एक टाइप के ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है,
हाउ मैनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड 1000 कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स 1 2 3 4 5। आपको 100 से लेके 1000 के बीच में 1 2 3 4 5 सिर्फ इन्हीं 5 डिजिट्स का यूज़ करके नंबर बताने हैं। कितने हो सकते हैं? इफ़ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज नॉट अलाउड। आपको रिपीट नहीं करने डिजिट्स। जैसे आप 122 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 2 रिपीट हो गया। आप 2 3 2 नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ 2 रिपीट हो गया। 5 4 5 नहीं लिख सकते, 5 रिपीट हो गया। नहीं लिख सकते, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए कुछ भी। तो आपको बताना है 100 से लेके 1000 के बीच में कितने नंबर हम 1 2 3 4 5 से लिख सकते हैं। बहुत से नंबर आएंगे। 1 2 3 हो गया, 2 3 1 हो गया, 1 3 2 हो गया, या 1 4 5 5 4 3, बहुत से हो सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि परम्यूटेशन से आप इसको कैसे बताएंगे। देखिए, सबसे पहले देखिए कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5 है। इन्हीं को तो हमें, मतलब जो जैसे हम NPR फॉर्मूले में जो n है वो ये 5 है। इन्हीं 5 को तो अरेंज करना है हमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स 5 हमारे पास। ठीक है, अब देखिए, अगर मेरे को 100 से लेके 1000 के बीच में लिखना है, इट मीन्स हमें किसकी ज़रूरत होगी? 3 डिजिट नंबर की, क्योंकि सिंपल सी बात है 100 से लेके 1000 के बीच में तो 3 डिजिट नंबर भी होगा। ठीक है, तो वी रिक्वायर ओनली 3 डिजिट नंबर। हमें जो रिक्वायरमेंट है वो किसकी है? सिर्फ 3 डिजिट नंबर्स की है। इसका मतलब हमें एक टाइम पे सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए। तो डिजिट्स, नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी अरेंज्ड कितने हैं? 3, या फिर टू बी अरेंज्ड और टू बी टेकन। तो एक साथ आपको कितने लेने हैं? 3 लेने हैं। 3 ही तो लेने हैं हमें एक साथ। अब देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं 5, लेने तो इन्हीं में से हैं। अब इन 5 में से आपको एक टाइम पे 3 लेने हैं। 3 कौन से हो सकते हैं? हो सकते हैं वो 1 2 3 हो, या हो सकते हैं 1 4 5 हो, या 3 2 1 3 4 5, कोई भी हो सकते हैं, 3 डिजिट हो सकते हैं। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा? 5p3, ये हो गया 5p3। मतलब आपको 5 में से कितने लेने हैं? 3 लेने हैं, क्योंकि टोटल 5 है, इनमें से 3 ही तो लेने हैं। 3 कैसे पता चला हमें लेने हैं? क्वेश्चन में तो कहीं लिखा नहीं हुआ था। हमने देखा ना कि 100 से 1000 के बीच में जो नंबर होगा वो 3 डिजिट का ही तो होगा, तो इसलिए हमें रिक्वायरमेंट है ओनली 3 डिजिट नंबर की। तो 5p3 का फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो 5 4 3 2 1 अपॉन 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल। तो 2 इंटू 1 ये कैंसिल होगा, 60 आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया? 60 आ गया। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए, अब मैं जो बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुनो। मैं जैसे पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, डोंट डिपेंड अपॉन द फॉर्मूलाज। फॉर्मूले पे पूरी तरह से डिपेंड ना रहें, क्योंकि अगर आप कभी फॉर्मूला भूल गए, अब मान के चलिए किसी बच्चे को NPR का फॉर्मूला नहीं याद, तो इसका मतलब क्या वो क्वेश्चन नहीं कर पाएगा? ये सोच के देखिए, अगर किसी बच्चे को NPR का फॉर्मूला याद नहीं है तो खुद सोचो, क्या वो बच्चा इससे आगे प्रोसीड कर पाएगा, या तो वो यहीं तक छोड़ देगा। और मान के चलिए MCQ हुआ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हुआ, और उसकी 4 ऑप्शन हुई 40 50 60 70, उसे कैसे पता चलेगा 5p3 की वैल्यू 60 आनी है? मतलब सब कुछ कर रखा था, यहाँ तक पहुँच गए, सिर्फ एक फॉर्मूला हमें नहीं पता था और रिजल्ट 0 आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखें, जब भी पढ़े ना
एक अल्टरनेट ज़रूर लेके रखें कि अगर ऐसा हुआ तो, अगर ऐसा ना हुआ तो, तभी कामयाब हो पाओगे। ठीक है, डोंट डिपेंड अपॉन ओनली अ सिंगल थिंग, सिर्फ एक ही चीज़ पे डिपेंड ना रहिए कि फॉर्मूला अब ए प्लस बी होल स्क्वायर है, अगर बाई चांस कोई बच्चा भूल गया तो अगर उसको कोई आइडेंटिटी प्रूव करनी आ गई 2x + 3 होल स्क्वायर को एक्सपेंड करो, वो फॉर्मूला भूल गया ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो इसका मतलब 0। तो उस बच्चे को पता होना चाहिए ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का मतलब है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लाई कर दे वो दोनों की, हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम बिना फॉर्मूले के देखते हैं कैसे होगा। चलिए, ये समझ में आ गया, 60 आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं जरा, क्वेश्चन ये है कि 100 से लेके 100 तक आपको नंबर बनाना है। चलिए, मैंने नंबर ये, अब जो नंबर बनेगा वो उसमें 3 डिजिट होंगे, सबको पता है, यूनिट डिजिट, 10 डिजिट, 100 डिजिट। तो हो गया यूनिट डिजिट, एक 10 डिजिट होगा, एक होगा 100 डिजिट, 3 ही तो नंबर होंगे। अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, 1 2 3 4 5। मेरे पास ये 5 नंबर हैं और मेरे को इन 5 नंबर का यूज़ करके यहाँ पे नंबर बनाना है, कुछ भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, अब उसमें ध्यान रखें क्या है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड, आपको रिपीट नहीं करने हैं। ठीक है, डिजिट्स को रिपीट नहीं करना। तो देखिए, अगर मेरे को नंबर बनाना है तो मैं जैसे लिखूँगा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखूँगा। तो अगर हम देखें तो यूनिट डिजिट पे मैं क्या डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, कितने तरीके हैं मेरे पास यूनिट डिजिट को लिखने के। कोई भी नंबर मैं लिखना चाहता हूँ, इनमें से लिखना है मेरे को, तो मैं अगर यूनिट डिजिट पे लिखना चाहूँ, कितने तरीके हैं मेरे पास, 5 ही तो तरीके हैं। 5 में से कोई भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो मेरे पास कितने तरीके हो गए, 5। तो यूनिट डिजिट के कितने तरीके हो गए, 5 तरीके हो गए मेरे पास, 5 वेज, 5 रास्ते हैं मेरे पास, मैं कोई भी लिख सकता हूँ। 5 का मतलब ये नहीं है कि 5 लिख दिया, 1 2 3 4 5 कोई भी लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने यहाँ पर, इसका मतलब एक डिजिट मैं लिख चुका हूँ यूनिट वाला। अब मैं एक लिखूँगा 10 वाला। अब देखिए, रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ध्यान रखें, रिपीट करना नहीं है। तो जो आपने एक लिखा था यहाँ पर, वो तो यहाँ से कम हो गया। अब कितने तरीके बचे, 4। अब आपके पास कितने तरीके बचे, 10 डिजिट के 4 तरीके बचे, तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 4 वेज। अब आपने एक डिजिट को तो यूज कर लिया यूनिट डिजिट के लिए, दूसरे को यूज कर लिया 10 डिजिट के लिए। अब 2 तो ऑलरेडी चले गए, इसमें से कोई भी हो सकते हैं 2, लेकिन कितने बचे, 3 बचे। अब उन 3 में से आप 100 डिजिट में कोई भी रख सकते हैं, तो 100 डिजिट के कितने तरीके हो गए, 3 वेज, 3 रास्ते हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। अब ध्यान दें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग, वो यूज होगी इसमें। अब ये देखिए, क्या हम सिर्फ यूनिट डिजिट अकेला यही लिख सकते हैं, क्या आपको जब नंबर लिखना पड़ेगा सिर्फ 10 डिजिट ही लिखना पड़ेगा, क्या आपको सिर्फ 100 डिजिट लिखने से काम चल सकता है, नहीं। इफ़ यू वांट टू राइट दैट 3 डिजिट नंबर, देन वी हैव टू राइट ऑल द 3 डिजिट्स। यूनिट डिजिट भी लिखना पड़ेगा, 10 डिजिट भी लिखना पड़ेगा, 100 डिजिट भी लिखना पड़ेगा। इट मीन्स फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगी, क्योंकि तीनों ज़रूरी हैं। तो नंबर ऑफ वेज, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, तीनों की क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 4 × 3, लो जो 60 तरीके हो गए। 5 के 3 से भी यही 60 आया था, समझ गए। तो अगर किसी को फॉर्मूला याद नहीं है, हाँ फॉर्मूले से फ़ायदा होता है, जल्दी हो जाते हैं क्वेश्चन, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग भी ज़रूरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि जी 5 दिख रहा है, 3 देख लिया, 5 पे 3 लगा दिया, ख़त्म, आंसर मिल गया जी, बस। पता होना चाहिए प्रैक्टिकली उसका मतलब क्या है, तो वो चीज़ बताऊँगा मैं, समझ में आ गई।
अब मान के चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाता, चेंज ये हो जाता, ये नोट हट जाए, NOT हट गया मान लीजिए, क्वेश्चन ये बन गया कि इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स इज अलाउड, रिपीटेशन अलाउड है, मतलब मैं 111 भी ले सकता हूँ, मैं 222 भी ले सकता हूँ, मैं 121 भी ले सकता हूँ, मतलब डिजिट्स को मैं रिपीट कर सकता हूँ। तो उस केस में कितने बनेंगे नंबर ऑफ वेज, मतलब नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर बनेंगे 100 और 1000 के बीच में इनका यूज करके वो कितने होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए अब बात आती है कि रिपीटिशन अलाउड कर दिया उसने, तो अब भी हमें जो रिक्वायरमेंट है वो तो 3 डिजिट तो ऐसे ही रहेंगे हमारे, यूनिट डिजिट, टेंस डिजिट और 100 डिजिट, ये यूनिट डिजिट, 10 डिजिट और 100 डिजिट। अब देखिए आपको यूनिट डिजिट पे कोई नंबर लिखना है, तो आप क्या करोगे, आपके पास 5 नंबर है, इन 5 में से किसी को भी उठा लो, आपकी मर्जी है, कोई भी डिजिट हम उठा सकते हैं। तो कितने तरीके हैं हमारे पास, 5 तरीके हैं, कितने हो गए, 5 वेज, 5 रास्ते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं, अब 10 डिजिट पे मैं रिपीट कर सकते हैं, अगर रिपीट कर सकते हैं इसका मतलब जो भी डिजिट यूज हो चुका है वो दोबारा से भी आ सकता है। तो अगर दोबारा से आ सकता है तो फिर तो कुछ डाउट ही नहीं है, 5 तरीके ही होंगे ये भी 10 डिजिट के भी, क्योंकि कोई भी लिख सकता हूँ मैं। तो अब तो ये फ्री हो गए ना 5, पहले तो इनमें से एक बाउंड हो गया, यूनिट डिजिट पे चला गया, 4 ही बचे थे, उन 4 में से लेना था हमने। अब तो ये 5 के 5 फ्री हो गए, रावण की तरह सर कट गया, फिर दोबारा से आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही ये 5 डिजिट थे पहले यूनिट, उसके यूनिट प्लेस के लिए, यूनिट प्लेस पे रखने के बाद अब हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, दोबारा से भी ले सकते हैं। तो टोटल कितने तरीके बचे, 5 ही हुए। तो यहाँ पे भी कितने तरीके हो जाएंगे, 5 वेज ही हो गए। ठीक है, अब तो जो आ चुके हैं कोई हमारे पास अब बाउंडेशन नहीं है, ध्यान रखें, रिपीटेशन इज अलाउड। तो जो यहाँ आया वो यहाँ पे भी आ सकते हैं, तो 100 पे भी आप कोई भी आ सकता है, यूनिट वाला भी आ सकता है, सेम 10 वाला भी आ सकता है। तो कितने, 5, फिर से वही 5 तरीके हुए, ये कितने हो जाएंगे, 5 वेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड वेज कितने हो जाएंगे, 5 × 5 × 5, क्योंकि तीनों हमें एक साथ करने हैं, तो कितना हो जाएगा, 125 वेज। ठीक है, ये एक्चुअली वेज है, जो ये तरीके हैं ये नंबर ही हैं, तो इसका मतलब 125 नंबर्स हैं हमारे पास। और जो इससे प्रीवियस पार्ट था उसमें कितने थे, 60 नंबर्स थे जो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4 5 को यूज करके 3 डिजिट के 100 से 1000 के बीच में, ठीक है, अगर हम रिपीट नहीं करते तो 60 नंबर लिखे जा सकते हैं। अगर हमने रिपीट कर दिया तो 125 नंबर हो गए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको जो एग्ज़ाम है उसमें पूछे जा सकते हैं। बहुत सी टाइप्स हैं इसकी, कोई फिक्स नहीं है। ये नहीं है कि आपने बस NCERT से क्वेश्चन किए फाइनल है, नहीं। NCERT, एलिमेंट, RD शर्मा, ठीक है, मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप के आपको एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो हो जाए, ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की हैं परम्यूटेशन की, कल भी हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे और कुछ अलग वैरायटी के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नोट कर लीजिए एक बार। मैं फिर से आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, जिस बच्चे ने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है एक बार ज़रूर देख लें, क्योंकि जब तक आपके प्रीवियस कंसेप्ट्स रिलेटेड टू परम्यूटेशन, चाहे वो उसका फॉर्मूला डिराइव करने की बात हो या उसके फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चंस हो, अगर वो आपको नहीं आते तो थोड़ी थोड़ी दिक्कत आपको आगे ज़रूर आएगी। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक से आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए।
उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है जिसमें हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला डिराइव किया था, NPR जो हम पढ़ते हैं ना, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, कैसे आया पूरा डेरिवेशन है उसका। ठीक है, बात ये नहीं होती है एग्जाम में पूछा जाता है नहीं जाता। अब एग्जाम में पूछना ना पूछना अलग चीज़ होती है। एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बुक में क्वेश्चन आपके 1000। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बाकी के जो 970 क्वेश्चन बचे उनको कोई यूज नहीं है। ठीक है, आपकी जो नॉलेज होनी चाहिए, आप चीज़ों को पता होना चाहिए कैसे आया, हर एक चीज़ के पीछे वाई आना चाहिए, वाई क्यों ऐसी चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको ये आज का समझ में आ गया होगा लेक्चर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।